बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हमारी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो फाइनली चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। इसे हम दो पार्ट में बनाएंगे। कौन कौन से पार्ट सर? पहला पार्ट रहेगा हमारा बेसिकली जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा हमारा जिसमें जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं हर एक चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट के लिंक होंगे, उन्हें जाके चेक करना, या फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आते हैं उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के लीड रोल में मुख्य क्या है? सोवियत संघ है। तो पहले हम सोवियत संघ का थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। तो सोवियत संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। हिंदी में कहें तो सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। अब इसे समाजवादी गणतंत्रों का संघ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने जो है वो साम्यवाद की जो विचारधारा है उसे अपना रखा था, तो इसीलिए इसे साम्यवाद गणतंत्रों का संघ कहते हैं। कितने गणतंत्र सम्मिलित है इसमें? टोटल 15 है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1992 को, और कोइंसिडेंस देखो कि उसी मंथ में, हालांकि ईयर अलग है बट मंथ वही है और डेट भी उसी के आसपास की है, 26 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया था। तो स्थापना कब हुई, इसका विघटन क्या हुआ, इसकी राजधानी जो थी वो मॉस्को में थी। जो भी फैसले लिए जाते थे, जो भी सत्ता चलती थी वो इसी मॉस्को से चलती थी। इसकी अपनी एक मुद्रा थी जिसे हम सोवियत रूबल कहते हैं। ठीक है, इसने समाजवादी विचारधारा अपनाई हुई थी। जब कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध चल रहा था तो ये एक दूसरी महाशक्ति के रूप में बनी हुई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो धर्म है वो बेसिकली वैसे तो ईसाई है, लेकिन इसकी 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो नास्तिक थी, किसी धर्म को मानती नहीं थी। लेकिन धर्म मानने की बात की गई है तो ईसाई धर्म को ज्यादा माना जाता है। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन और अंतिम राष्ट्रपति थे इवान सियाले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक सा इंट्रो है सोवियत संघ के बारे में। अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहला और एकदम इंटरेस्टिंग बनेगा कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। दो क्वेश्चन बनेंगे इससे, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है और आगे चल के ये सोवियत प्रणाली सत्तावादी कैसे हो गई, इसके बारे में दो क्वेश्चन बनेंगे। तो विशेषताएं क्या है पहले इसे समझेंगे। ठीक है, देखो सोवियत संघ जैसा कि हमें पता है कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के बाद एक दूसरी सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था थी, जिसका विकास एक योजनाबद्ध तरीके से यानी कि योजना बनाई गई, उसके आधार पर इसका विकास किया गया था। और विकास के हर एक पहलू का नियंत्रण किसके हाथ में था? राज्यों के हाथ में था। ठीक है, अर्थात कुछ भी विकास करना है, कुछ भी नया नियम कानून वगैरह बनाना है तो राज्य ही डिसाइड करता था। देखो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, उन्नत उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग। अर्थात ये लोग एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी जो कार है उसका निर्माण भी स्वयं ही करते थे। अर्थात पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन स्वयं ही करते थे और स्वयं ही से बनाते थे। दूसरा, विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत संघ ऐसी जगह पे स्थित था जहां इसे आसानी से तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद आसानी से मिल जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन भी थे और विशाल ऊर्जा संसाधन भी यहाँ पे उपलब्ध थे। अब देखो जब यहाँ पे उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, और मशीनरी है, बहुत सारे खनिज संसाधन, तो सिंपल सी बात है भाई, परिवहन जो है वो बहुत ज्यादा उन्नत होना चाहिए ताकि ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। तो परिवहन काफी उन्नत था। संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, इसकी वजह से नए विचार, नई सूचनाएं लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। साथ ही साथ जब हम ये देखते हैं कि उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, पिन से लेकर कार तक सभी चीजें बनाते थे, इतने सारे खनिज संसाधन, परिवहन काफी उन्नत था, संचार प्रणाली काफी उन्नत थी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी जो थी वो बहुत कम थी, या फिर ये कह दें कि बेरोजगारी ना के बराबर थी या फिर थी ही नहीं। ठीक है, सरकार के द्वारा नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि सरकार के द्वारा कुछ मूलभूत नियम नागरिकों को उपलब्ध कराए गए थे, जैसे कि उनकी स्वास्थ्य सुविधा की देखरेख करना, उनको शिक्षा देना, बच्चों की देखभाल करना, लोक कल्याण के लिए कम कीमत पर उन्हें सभी सामानों को उपलब्ध करवाना। तो ये है सोवियत प्रणाली की विशेषता। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे विकसित अर्थव्यवस्था, विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, राज्य के नियंत्रण में था, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग था, विशाल ऊर्जा संसाधन, इसके बाद परिवहन काफी उन्नत था, संचार प्रणाली काफी उन्नत थी,
बेरोजगारी बहुत ही कम थी, साथ ही साथ न्यूनतम जीवन स्तर सरकार ने सुनिश्चित किया हुआ था। लेकिन आगे चल के ये प्रणाली बेसिकली सत्तावादी हो गई, मतलब सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई, इससे हमें बताना है। तो बेसिकली देखो, सोवियत संघ में इसकी राजनीतिक प्रणाली थी कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि आपको पता होगा जब से सोवियत संगठन 1922 से 1991 तक रहा, तकरीबन 70 सालों तक इस पे किसने शासन किया? केवल एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो सत्तावादी कैसी हो गई? यानी कि अगर कोई एक ही पार्टी इतने सालों तक शासन कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी, ये जो प्रणाली है वो सत्तावादी हो गई, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पार्टी है। ये जो पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता कुछ भी सवाल पूछती तो जवाब नहीं देती। इवन इन्होंने जनता को लोकतंत्र का और अभिव्यक्ति, यानी कि उन्हें अपनी सरकार के प्रति अपनी मांगों को रखने का, सरकार का विरोध करने की आजादी ही नहीं दी थी। तो जब सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जवाबदेह कैसे होगी? हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखना। लोग जो थे, जब देखो उन्हें आजादी नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, तो अपने विरोध को कैसे प्रदर्शित करेंगे लोगों के सामने? अपने चुटकुलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, या फिर कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया था कि जो समाचार पत्र थे उन पर भी सेंसरशिप इसने लगा रखी थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि यदि आपको सरकार के संबंध में कुछ भी छापना है तो पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये होता है सेंसरशिप। तो इन्होंने ना तो लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार दे रखा था, ना ही तो मीडिया से सेंसरशिप हटा रखी थी, उनपे सेंसरशिप लगा रखी थी। पार्टी में अन्य जो 15 गणराज्य सम्मिलित है, इनके टोटल 15 गणराज्य से मिलकर बना था, तो इसमें केवल एक गणराज्य जो कि रूस था, इसका हर मामले में यहाँ पे हमें वर्चस्व देखने को मिलता था। बाकी के जो 14 गणराज्य थे वो अपने आप को ऐसा मानते थे कि क्या हम इसके सदस्य हैं भी, क्योंकि हमारी तो बातों को सुना ही नहीं जाता है, और ये हमेशा अपने आप को उपेक्षित या फिर दमित महसूस किया करते थे, ठीक है। अब इसमें आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि 1980 के दशक में सोवियत सेना जो थी उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। और जब इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो इसके बाद इसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा कमजोर हो गई, और धीरे धीरे करके जो सोवियत प्रणाली थी वो बहुत ही जल्दी, हम कह सकते हैं कि कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सोवियत प्रणाली के संबंध में ये सत्तावादी कैसे हो गई, आई होप ये पॉइंट भी आप समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा ये है कि बर्लिन की दीवार का, हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। बर्लिन की दीवार का वर्णन करो। बेसिकली बर्लिन की दीवार जो थी वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, ये कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ, इसके विभाजन का प्रतीक थी। ये दीवार 1961 में बनी थी, जो कि पश्चिमी बर्लिन यानी कि पूंजीवाद, पूर्वी बर्लिन यानी कि साम्यवादी बर्लिन को अलग करती थी। ये दीवार 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी, जो कि 28 वर्ष, अब 61 में यदि आप 28 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 89। तो 9 नवंबर 89 को जनता के द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया था। इस दीवार के टूटते ही जर्मनी का एकीकरण इससे बताया गया और साम्यवादी खेमे की समाप्ति को इससे बताया गया। तो सिंपल सा। तो क्या बर्लिन की दीवार? ये पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। यह पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। 1961 में ये बनी थी, जिसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। 150 किलोमीटर लंबी थी, 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक बनी और साम्यवादी खेमे की शुरुआत का ये प्रतीक बनी, इस तरीके से, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हो गए। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इजीली चाहो तो इसमें मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब आइए समझते हैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे बनेगा, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? यह सोवियत संघ में कैसे सुधार करना चाहते थे और क्या ये सफल हुए? मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, कैसे सुधार करना चाहते थे, क्या ये सफल? इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव दो समस्याओं का सही निदान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा तथा सोवियत संघ विघटित हो गया, या फिर विघटित होने में इनकी भी एक भूमिका रही थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन के टाइप यहाँ पे लिए हैं। तो कौन है भाई मिखाइल गोर्बाचेव? ये 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने लगभग 70 सालों तक राज किया, ये उसके महासचिव थे और सोवियत संघ में ये राष्ट्रपति भी रहे थे। तो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी और राष्ट्रपति। अब ये बेसिकली 2 तरीके के सुधार यहाँ पे करना चाहते थे। कौन कौन से? पहला सुधार था इनका ग्लासनोस्ट
यानी कि खुलापन। अब खुलेपन का मतलब क्या है? ये चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में ढीलापन दिया जाए, अर्थात इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो कि पूरी तरीके से केवल इन्हीं गणतंत्र तक शामिल थी, ये चाहते थे कि यहाँ पर विदेशी कंपनियों के लिए हम अपने व्यापार के रास्ते खोलें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो हम भी व्यापार अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, खुलेपन के तहत ये चाहते थे कि अमेरिका के साथ में संबंधों को और अच्छा बनाया जाए, ताकि उस समय जो शीत युद्ध चल रहा था, इसकी पकड़ को और ज्यादा ढीला किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गया कि अर्थव्यवस्था में ढीलापन और अमेरिका से संबंधों को सुधार। दूसरा, ये चाहते थे पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्रचना। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर एक दलीय जो व्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 सालों तक राज कर रही थी, पिछले 50 से 60 सालों तक राज करती आ रही थी, तो उस व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग जो नेताओं को विशेष अधिकार मिलते हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे थे। यहाँ पर नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, तो ये नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे, ताकि ये जनता सरकार का विरोध कर सके, अपनी मांग को रख सकें। मीडिया पर जो सेंसरशिप लगी थी, इसको समाप्त करना चाहते थे और इजीली तरीके से उनको ये अधिकार देना चाहते थे कि सरकार जो भी करती है उसके खिलाफ नागरिकों को अवगत कराया जा सके। तो ये तो हो गया कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, और ये हो गया कि किस तरीके के सुधार करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये जो सुधार यहाँ पे किए इन्होंने, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, तो धीरे धीरे करके जो पूर्वी यूरोप, देखो ये जो यूरोप है, इस यूरोप में ये 4 भाग हैं। ठीक है, ये 4 भाग हैं। तो इस ईस्ट यूरोप के जितने भी देश इस यूएसएसआर में सम्मिलित थे, उसने विरोध किया इस व्यक्ति का, मिखाइल गोर्बाचेव। और खुद जिस पार्टी के ये व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी के लोगों ने भी इसका विरोध किया। साथ ही साथ इसका विरोध जनता के द्वारा भी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस संबंध में 2 सोच है। कौन कौन सी? पहली सोच तो ये थी कि इन पूर्वी यूरोप के देशों का, इन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का और यहाँ की जो जनता थी, उसका कहना ये था कि गोर्बाचेव जो वो बहुत तेजी से कदम उठाने चाहिए, उन्हें बहुत तेजी से कदम उठाने चाहिए सुधारों को लागू करने के लिए। दूसरी सोच ये थी कि जनता और पार्टी, अन्य देश ये कह रहे थे, इसके सदस्य देश, कि इसकी वजह से हमारी जो सत्ता है, अर्थात पार्टी की जो सत्ता है, पार्टी के जो विशेष अधिकार हैं, वो खत्म हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। और इसी वजह से, इस विरोध की वजह से इनका जो जनमत था, इनका जो समर्थन था, वो धीरे धीरे करके बट गया। और फिर ये पूरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि नागरिकों को अपने स्वतंत्रता का, अपनी आकांक्षाओं का यहाँ पे ज्ञान हो गया था कि हम अपनी स्वतंत्रता को कैसे पा सकते हैं, इसका क्या महत्व है। उसके बाद इनका जनमत बट गया, इनका मत जो था, इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका समर्थन था वो टूटने लगा। तो इसी वजह से और नागरिकों के विरोध प्रदर्शन, इनके जनमत बंटने की वजह से ये असफल हो गए। ठीक है, और फिर एक कारण ये बनता है सोवियत संघ के विघटन में। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे और इनके द्वारा कौन कौन से सुधार किए जाने थे? तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, खुलापन और पुनर्रचना, इनका विरोध किया गया और किस तरीके से इनका जनमत बट गया, ये चीज आपको समझ में आई। ये जो क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पहलू था सोवियत संघ के विघटन का कारण। ठीक है, पहला पॉइंट था हमारा ये। अब इसमें देखो अगला, अगला है एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। सिंपल सी बात है भाई कि 70 सालों तक एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया, जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, एवं जो नेता थे इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे, जिनका ये गलत उपयोग कर रहे थे, जिस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। ये लोग बाजारों को खोलना नहीं चाहते थे, नागरिक नेताओं से नाराज हो रहे थे, इसी वजह से सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, कम्युनिस्ट पार्टी का दुराचार शासन, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, विशेष अधिकार का गलत उपयोग, भ्रष्टाचार का बढ़ना, बाजार को नहीं खोलना चाहते थे, नागरिक नेताओं से नाराज हो रहे थे और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा आ जाएगा संसाधनों का अनुचित उपयोग। जितने भी संसाधन सोवियत संघ के पास थे, इसने अपने उन सभी प्राकृतिक संसाधन, अन्य जो ऊर्जा संसाधन है, उन सभी का उपयोग किया सैन्य जो हथियार है, जो सामान है, उसके निर्माण में
और परमाणु हथियार को बनाने में। और एक अहम जो हिस्सा था इसके बजट का, इसने वो लगाया पूर्वी यूरोप को समर्थन देने में, ताकि पूर्वी यूरोप के देश इसके पिछलग्गू बने रहें, इसके नियंत्रण में बने रहें। तो इसकी वजह से इसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होती चली गई। ठीक है, तो पहला कारण मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, दूसरा एक व्यवस्था का अत्याचार, तीसरा है संसाधनों का अनुचित वर्गीकरण। अब इस संबंध में ये जो सारे पॉइंट हैं, इसमें आ जाएगा नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता। देखो, हमें पता है नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार किन्हें मिले थे? नेताओं को। नागरिकों को अभिव्यक्ति का या फिर आलोचना का अधिकार नहीं था, इसीलिए वो अपने अभिव्यक्ति मीडिया मतलब बेसिकली कहानी, कार्टून या पत्रिका के माध्यम से करते थे। मीडिया पर सेंसरशिप लगी थी, जिससे नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। एवं जनता जागरूक हुई। जागरूक कैसे हुई? क्योंकि जनता को कई सालों से इस धोखे में रखा गया, सरकार इस धोखे में रख रही थी कि वे पश्चिमी देशों से भी अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा और निचली स्थिति में आ रहे थे। चौथा कारण नागरिकों की असंतुष्टि तथा जागरूकता। अब एक अहम कारण जो है वो अलग से एक 4 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था, यानी कि 1991 में दिसंबर में 26 को जब इसका विघटन होता है, तब उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। समझिए क्या करके कैसे। तो बेसिकली देखो, जब 1991 में तख्ता पलट होता है, ठीक है, तो इस तख्ता पलट का विरोध के संबंध में नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता का, अपनी अभिव्यक्ति का महत्व पता चल जाता है, और ये कहते हैं कि अब हम वापस से उस जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपी पार्टी जो थी, इसके शासन वाले देश में नहीं जाना चाहेंगे, और इसीलिए नागरिकों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थात इनके बीच, इनके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो गई थी, एक संप्रभुता की भावना उत्पन्न हुई थी। येल्त्सिन ने तख्ता पलट का विरोध किया। अब येल्त्सिन कौन थे भाई? तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने रूसी गणराज्य से चुनाव जीता था, ठीक है, जिसे आज हम वर्तमान में रूस कहते हैं। इन्होंने वहां से चुनाव जीता, तो इन्होंने सोवियत संघ के तख्ता पलट का विरोध किया। और जो सत्ता पहले मॉस्को से चलती थी, हमें पता है सोवियत संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी? मॉस्को थी। तो ऐसे में सत्ता कहां से चलती थी? मॉस्को से चलती थी। तो मॉस्को में सत्ता का जो केंद्रीकरण था, कि वो केंद्र है, उसका विरोध किया। तो सत्ता जो थी वो धीरे धीरे मॉस्को से हटने लगी, और जब कोई देश की सत्ता, संघ की सत्ता उस पर्टिकुलर देश से हटके अन्य देशों में जाने लगे, तो आप समझ लो उस संगठन के नाश का समय आ चुका है। तो ठीक यही हुआ कि सत्ता का केंद्रीकरण हटने लगा, वो उसके जो गणराज्य थे, जो देश थे, उनमें पहुंचने लगी, यानी कि फैसले अब हर देश अपने लेने लगे थे। इसी के संबंध में जो मध्य एशिया था, यह यूएसएसआर से नहीं हटना चाहता था। तब यहाँ पे जाकर रूस और बाल्टिक गणराज्य जैसे कि एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये सभी सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य के इस उभार में शामिल थे। अर्थात ये जो विरोध हो रहे थे इस संबंध में, रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सभी इसमें ज्यादा अहम थे। फिर 1990 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, कौन कौन से? एक रूस, एक यूक्रेन और बेलारूस, इन सभी ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और फाइनली 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का यहाँ पे विघटन हो जाता है। ठीक है, तो तात्कालिक कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो, सोवियत संघ के विघटन में पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। देखो, जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण, तब आपको ये जो पूरा पॉइंट है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो देख रहे हो, ये आपको पूरा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस आपको क्या लिखना होगा कि देखो, सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा अपनाई गई नीतियां, जिसका कौन कौन सी? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नीतियां, इन सभी का विरोध पूर्वी यूरोप और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया, जिससे एक बहुत बड़ा ज्वार उमड़ा, लोगों को स्वतंत्रता का पता चल गया और इनका विरोध किया गया, जनमत बट गया, और सिंपल सी बात है कि फिर इनका विरोध हुआ और विघटन का ये कारण बन गया। दूसरा कारण लिखोगे, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, और संसाधनों का अनुचित उपयोग। चौथा कारण लिखोगे आप, नागरिकों की असंतुष्टि एवं जागरूकता। और पांचवा सबसे अहम कारण, राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं
और संप्रभुता का उभार। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि जब सोवियत संघ विघटित हो जाता है तब क्या परिणाम निकलते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व जो था वो एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि एक ही महाशक्ति बची। इस कथन के संदर्भ में हमें सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देखो, हालांकि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के पश्चात विश्व एक ध्रुवीय हो गया, केवल इस कथन को स्पष्ट कीजिए, तब इसका आंसर अलग बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ये विश्व जो था एक ध्रुवीय हो गया, तो इस कथन के संदर्भ में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तब इसका आंसर अलग होगा। जब केवल ये पूछा जाएगा इस संबंध में कि एक ध्रुवीय हो गया, इसको सिद्ध करना है, तो आप इसमें सोवियत संघ के 2-3 से विघटन के परिणाम लिख दोगे, अमेरिका के द्वारा जितने सैन्य अभियान चलाए गए उनको लिख दोगे, अमेरिका की आतंकवादी घटनाओं के लिख दोगे, बहुत सारी चीजें हो सकती। ठीक है, चलिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देखिए। तो सबसे पहला परिणाम था जो कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यह समाप्त हो गया। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई, जैसे कि यूएसए ने पूंजीवाद अपनाया हुआ था, यूएसएसआर ने साम्यवाद, तो विचारधाराओं की जो लड़ाई थी ये भी खत्म हो गई है। गुटबंदी, एक तो था पूर्वी गुट, एक था पश्चिमी गुट, अमेरिका और सोवियत संघ का, तो ये गुटबंदी भी खत्म हो गई। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक दूसरे गुट में अधिक से सेनाओं को शामिल करना, अधिक से जो देश थे उनको शामिल करना, हथियारों की होड़, परमाणु हथियारों का संचयन, ये पूरे तरीके से खत्म हो गया। फिर यहाँ पे एक नया राष्ट्र बना CIS, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राज्य कोष। विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत हुई, केवल एक ही महाशक्ति बची अमेरिका, जिसे पूरे विश्व में कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। हमें पता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, इसीलिए नए 15 नव स्वतंत्र गणराज्यों का यहाँ पे उदय होता है। तो यह है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, यहाँ पे एक और सबसे बड़ा परिणाम निकला, रूस जो था उसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाएगा, और जब उसे उत्तराधिकारी बनाया गया तो रूस को वो सभी अधिकार दिए गए जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि सोवियत संघ जो था वो यूएनओ में उसको अधिकार मिला था सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो का, तो वही सेम अधिकार रूस को मिला। जो संधियां सोवियत संघ ने विश्व के देशों के साथ कर रखी थी, उन संधियों का पालन रूस के द्वारा किया गया, एवं रूस को एक परमाणु संपन्न देश होने का दर्जा भी मिला था। और एक और चीज है कि इसके बाद यहाँ पर जो सीपी पार्टी थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो पार्टी 70 साल तक इसने राज किया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ ये भी कह सकते हो कि जो साम्यवाद था, ठीक है ना, साम्यवाद यहाँ पे खत्म हो गया और पूंजीवादी विचारधारा को फिर अन्य जो गणराज्य थे इन्होंने अपनाया। ठीक है, तो सोवियत संघ के संबंध में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या था, आप समझ गए होंगे। अब जब आप ये लिखोगे कि सोवियत संघ के पश्चात विश्व एक ध्रुवीय हो गया था, तो इस संबंध में आप क्या लिखोगे कि एकल वर्चस्व की शुरुआत हुई, महाशक्ति अमेरिका केवल बची थी, एवं पूंजीवाद विचारधारा को अधिक से अधिक महत्व दिया गया। बहुत सारे जो संगठन थे वो यहाँ पे निकल के सामने आए थे, अमेरिका के द्वारा कई सैन्य अभियान चलाए गए। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे। अब इसी संबंध में एक क्वेश्चन यहाँ पे और आएगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के होने के बाद जो 15 नव गणराज्य थे उनमें किस तरीके का संघर्ष, किस तरीके का तनाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली देखो, जब इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नवगठित गणराज्यों में गृह युद्ध, बगावत, बाहरी ताकतों की जो दखल अंदाजी थी वो बढ़ती जा रही थी। इस कथन को सिद्ध करना सिंपल सी बात है, जब यूएसएसआर विघटित हो गया इसके बाद इन 15 जो गणराज्य थे इनकी हालत कैसी रही थी इसे हमें समझाना है। ठीक है, तो सिंपल सी एक लाइन पहले क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन है पूरी की पूरी पहले आप यही लिख दोगे, फिर यहाँ पे कहोगे सबसे पहला पॉइंट आएगा हिंसक अलगाववादी आंदोलन। कहां पे चले थे, तो हिंसक अलगाववादी आंदोलन दो जगह पे चले थे। रूस के 2 गणराज्य थे, एक तो था चेचन्या और एक था दागिस्तान। तो यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। तो यहाँ पर मॉस्को के द्वारा जो चेचन विद्रोही थे, जो चेचन्या के विद्रोही थे, इनसे निपटने के लिए सैन्य बमबारी का उपयोग किया गया था, जो कि मानवाधिकार का उल्लंघन को दर्शाता है। तो ये क्या था, हिंसक अलगाववादी आंदोलन थे। दूसरे थे यहाँ पे गृह युद्ध। तो गृह युद्ध 2 जगह थे, एक तो था
मध्य एशिया में तजाकिस्तान तक चला था, ठीक है, 1991 से 2001 यानी कि 10 वर्षों तक। और दूसरा था जर्जिया। जर्जिया के दो प्रांत हैं, ये भी एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए गृह युद्ध लड़ रहे थे। फिर यहाँ पे अजरबैजान जो था, अजरबैजान के जो अर्मेनियाई लोग थे वो अपने मूल अर्मेनियन देश में मिलना चाहते थे। तो इस संदर्भ में भी यहाँ पे जो है गृह युद्ध चल रहा था। तो पहला हिंसक अलगाववादी आंदोलन, दूसरे गृह युद्ध हो गए। तीसरा था यहाँ पे गहन संघर्ष। ये कहाँ पे था भाई? तो गहन संघर्ष चला था यहाँ पे यूगोस्लाविया, ठीक है, 1991 में। तो यूगोस्लाविया बेसिकली दो प्रांतों में टूटा। एक तो एक सेकेंड, नहीं बेसिकली देखो, चेकोस्लाविया जो था, मैं आपको बताऊं, चेकोस्लाविया दो भागों में टूट गया था। एक तो था चेको और दूसरा था यूगोस्लाविया। तो ये जो यूगोस्लाविया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा गहन संघर्ष हुआ, ये कई प्रांतों में टूटा और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये अपने आप को इससे स्वतंत्र करना चाहते थे। तो इसीलिए ये आपस में एक गहन संघर्ष लड़ रहे थे। इसे हम एक गृह युद्ध के संबंध में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन सभी से निपटने के लिए नाटो ने हस्तक्षेप किया और यूगोस्लाविया पे बमबारी की, और इसीलिए ये जो यहाँ पे संघर्ष था वो गृह युद्ध का रूप ले लेता है। तो गहन संघर्ष भी यहाँ पे हुआ है और गृह युद्ध की बात भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। फिर आएगा प्राकृतिक या फिर संसाधन। इसका मतलब क्या है? तो कई ऐसे मध्य एशियाई गणराज्य थे जहाँ पे हाइड्रोकार्बनिक यानी कि पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार था। तो इन सभी भंडारों पर विभिन्न प्रकार के देश, विभिन्न देश जो थे और जो बाहरी कंपनियां थी, यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी, यहाँ पे एक अधिकार बनाना चाहती थी। इसलिए ये इसे एक अखाड़ा समझते हैं। यह क्षेत्र जो भी पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार थे, ये बेसिकली रूस, चीन, अफगानिस्तान, और ये ऐसे देश थे जो परमाणु संपन्न थे। केवल अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं तो चीन और रूस परमाणु संपन्न है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता भी है। तो ये सभी जो थे क्या करना चाहते थे? ऐसे पेट्रोलियम संसाधन वाले विशाल संसाधन देशों पर अपना हक जमाना चाहते थे। इसीलिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने इराक में सैनिक ठिकाने बनाना शुरू कर दिए। इराक पे हमला किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज है, ऑपरेशन, और भी बहुत सारे अमेरिका के द्वारा जो फ्रीडम चलाए गए, उन सभी को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट आप इजीली यहाँ पे लिख दोगे। तो आपको समझ में आया कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो जो इसके 15 नव स्वतंत्र गणराज्य होते हैं, इनमें गृह युद्ध, बगावत, बाहरी ताकतों की दखलंदाजी कैसे होती है, आई होप आप समझ गए। तो पहले हिंसक अलगाववादी आंदोलन लिखोगे, फिर गृह युद्ध के बारे में लिखोगे, फिर यहाँ पे जो गहन संघर्ष होता है इसके बारे में, प्राकृतिक या जो संसाधन होते हैं इसके आधार पर, बाहरी ताकतों का किसी दूसरे देश में एंटर करना, ये आप लिखोगे, ठीक है। अब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विभिन्न देशों ने एक नई तरीके की व्यवस्था अपनाई जिसे कहा गया शॉक थेरेपी। तो हमें बताना है शॉक थेरेपी होती क्या है और इसके परिणाम, ठीक है। तो समझिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस, इसके जो भी जो 15 गणराज्य थे एवं मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देश, इन सभी ने पूंजीवादी का एक खास मॉडल अपनाया और इस खास मॉडल को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इसके द्वारा एक मॉडल का नाम दिया गया। क्या? शॉक थेरेपी। इसका अर्थ ये बताया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब देखो इस वर्ड का मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि आघात पहुंचाना, यानी कि जो USSR था, ठीक है, एक सेकेंड, जो USSR था इसने क्या कर रखा था? साम्यवादी विचारधारा को अपनाया हुआ था, ठीक है। अब उपचार करना, यानी कि जो अब नव स्वतंत्र देश थे इन्होंने पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया। तो इसीलिए शॉक थेरेपी को आघात पहुंचाकर यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ रुख को अपनाना, ये शॉक थेरेपी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, हालांकि इस वर्ड का मीनिंग बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से। अब देखो, शॉक थेरेपी की यहाँ पे कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या? मिल्कियत, यानी कि जो भी जमीन संसाधन होंगे वो अब जो है निजी स्वामित्व पर दे दी गई, कि सरकार के स्वामित्व में नहीं बल्कि निजी स्वामित्व में रहेंगे। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि ये एक उद्योग है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट ने 4 लोगों की एक टीम बना रखी है कि वो इसको हैंडल करेंगी।
ठीक है, इन्हें निश्चित एक आय दे दी जाएगी हर महीने 10,000। एक फैक्ट्री जो है वो यहाँ दूसरी है। अब ये दूसरी फैक्ट्री है निजी फैक्ट्री है, प्राइवेट है। यहाँ पे अगर 10 लोग भी काम करते हैं, अगर निजी है तो सिंपल सी बात है किसी एक ही व्यक्ति को पर्टिकुलर की, तो वो इतनी मेहनत करेगा कि इसे और ज्यादा बड़ा करेगा। लेकिन अब हमें पता है कि 10,000 रुपए पर मंथ हमें मिल ही रहा है, तो जैसा चल रहा है चलने दो, हमें क्या मतलब है, गवर्नमेंट को मिल रहा है पैसा। तो ऐसे में निजी जो संपत्ति होती है उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, तो इसीलिए निजी स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया। सामूहिक फार्म्स को निजी फार्म में, यानी कि जो फार्म सामूहिक रूप से चलते थे उन्हें अब निजी फार्म में बदल दिया गया। और पूंजीवादी पद्धति से खेती, अभी पूंजीवादी पद्धति खेती का मतलब क्या है, बेसिकली तो खेती दो तरह की होती है। एक तो होती है कि हम अपनी जो खाद्य आपूर्ति है, यानी कि हम अपने नॉर्मल जो खाने पीने की सब्जियां वगैरह हैं उसे उगाएं। और दूसरा होता है कि जो व्यापारिक फसलें हैं उनको उगाया जाए। ये आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, व्यापारिक फसलें और खाने वाली फसलें आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनसे कामिल हो गई और भी बहुत सारी ऐसी फसलें थी मुगल साम्राज्य में। तो मतलब सिंपल सा है कि कुछ व्यापारिक फसलें होती है, कुछ खाने लायक। तो पूंजीवादी पद्धति की तरह से खेती शुरू की गई, निजी खेतों को निजी तौर पे दे दिया गया और मुख्यतः व्यापारिक फसलों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कहा गया था कि अगर हमें अपना विकास करना है, देशों का विकास करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने होंगे। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना होगा, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना होगा। मुद्राएं जो है, यानी कि विभिन्न देशों की अपनी मुद्राओं को एक देश से दूसरे से बेचना होगा, अपनी मुद्राओं के आधार पर व्यापार करना होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईएनआर जो है, ठीक है, यहाँ पे हम यूएसडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो यूएसडी होता है और ये जो रुपी होता है, एक सेकेंड, हाँ रुपी होता है, इसी तरीके से रूबल है और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो इन सभी में क्या है, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इसकी वजह से। तो शॉक थेरेपी क्या है, इस पॉइंट में आप समझ गए होंगे। और शॉक थेरेपी की विशेषता है कि ये आप समझ गए। अब समझिए इसके परिणाम, जब देशों ने इसे अपनाया तो इसके क्या परिणाम निकले। तो देखो, मुख्यतः जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तो इसमें सकारात्मक परिणाम हमें शुरू में देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत से नकारात्मक परिणाम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट परिणाम था गराज सेल। गराज सेल से मतलब पता चल रहा होगा कि किसी गराज को बेचना। अब गराज में क्या होता है, बहुत सारा सामान होता है। अब उसमें सामान का हर एक चीज का कोई वैल्यू तो समझ में नहीं आती है किसी को, ऐसे में औने पौने दाम पर आप उसे बेच देते हो, तो इसीलिए इसे गराज सेल कहा गया। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसके जितने भी देश थे उन सभी में जो उद्योग थे उन सभी को औने पौने दामों पर, मान लीजिए किसी उद्योग की कीमत है 10 करोड़, ठीक है, तो उस उद्योग को मात्र 10 लाख में ही बेच दिया गया। ठीक है ना, यानी कि औने पौने दामों पर 1% 2% में बेच दिया गया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ था, इसीलिए से इतिहास की सबसे बड़ी सेल या फिर गराज सेल भी कहते हैं। विदेशी कर्जा, तो शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, गराज सेल हुआ, मतलब गराज सेल ये इसका परिणाम बनी। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था देशों की पिछड़ गई, और जब अर्थव्यवस्था पिछड़ेगी तो उसके विकास के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास के लिए उसे कर्जा लेना पड़ा, और जब कर्जा लेना पड़ा तो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, वो उसे चुका नहीं पाए। तो इसीलिए क्या हुआ, कर्जा लेने से जीडीपी में गिरावट आ गई। 1990 के दशक से पहले जीडीपी बहुत अच्छी थी इन देशों की, लेकिन जब ये विघटित हो जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद इवन किसी बढ़ने की बजाय माइनस पॉइंट पे चला जाता है। और चौथा यहाँ पे आप लिख दोगे कि सामूहिक कृषि से निजी कृषि की शुरुआत हुई, जिससे कि एक वो वर्ग उत्पन्न हो गया जो अपना एक फसल में 100 करोड़ तक का बिजनेस कर लेता है, और एक वो वर्ग हो गया जिसके पास अपनी जमीन ही नहीं हुआ करती थी, वो व्यापार क्या करेगा। तो ये थे इसके आर्थिक परिणाम। फिर आए इसके सामाजिक परिणाम। यहाँ पे सबसे पहले माफिया वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि देखो समाज में बेसिकली क्या था, इस निजी कृषि की शुरुआत की वजह से एवं अन्य जो परिवर्तन हो रहे थे, इसकी वजह से एक ऐसा वर्ग उदय हुआ जो कि गरीब लोगों का शोषण करते थे, उनका घर छीन लेते, जो जबरदस्ती महिलाओं के साथ में जबरदस्ती करते थे। तो ऐसे एक माफिया वर्ग का उदय हुआ। साथ ही साथ जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे वो इन अत्याचारों को नहीं सह पाए, और वो क्या किए, उन देशों को छोड़कर चले गए। लेकिन जिन्होंने रुक कर वहां पर
उसके खिलाफ आवाज उठाई, उस अत्याचार के खिलाफ, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। धनी और निर्धन लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी आर्थिक असमानता यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो यह शॉक थेरेपी के परिणाम। आर्थिक परिणाम में गराज सेल है, विदेशी कर्जा, जीडीपी में गिरावट है, निजी कृषि की शुरुआत की वजह से विभिन्नता उत्पन्न हुई है। सामाजिक परिणाम में माफिया वर्ग का उदय, अत्याचार को ना सहने वाले चले गए, जिन्होंने आवाज उठाई उसे मार दिया गया, और आर्थिक असमानता ज्यादातर बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो शॉक थेरेपी क्या है और इसकी विशेषताएं आपको समझ में आई, फिर आपको समझ में आ गए इसके आर्थिक परिणाम, फिर आपको समझ में आ गए होंगे इसके सामाजिक परिणाम। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इजीली यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। अब यहाँ पे 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को एक साथ समझेंगे। देखो, क्वेश्चन सिंपल सा इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत और सोवियत संघ के संबंध बताओ, और भारत और इसके उत्तराधिकारी जो रूस है इसके संबंध बताओ। ठीक है, अब इसी को घुमा फिरा के पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, सिद्ध कीजिए कि भारत तथा सोवियत संघ एवं सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के साथ इसके संबंध अच्छे थे। तो ये 2 क्वेश्चन को एक ही साथ मिला के पूछ लिया गया 6 मार्क्स। अब पहले समझते हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत तथा सोवियत संघ के संबंध, देखिए क्या क्या संबंध हो सकते हैं। तो देखो, ये जो आपका पहला पॉइंट है सांस्कृतिक वाला, इसे आप सोवियत संघ के संबंध में भी लिख दोगे और इसे आप रूस के संबंध में भी लिख दोगे। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सांस्कृतिक संबंध। मतलब देखो, जो भी भारतीय हिंदी फिल्में होती हैं, इनके जो नायक हैं जैसे कि राज कपूर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सभी सोवियत संघ के जो बाकी के गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य थे, उनके देशों में घर घर तक जाने जाते थे। बहुत से लोग इनको जानते थे, इनकी फिल्मों को, इनके डायलॉग्स को देखा करते थे, इनकी फिल्मों को वहां पे पसंद किया जाता था। और कई बार तो भारतीय लेखक, भारतीय कवि, भारतीय कलाकार सोवियत संघ की यात्रा पर भी जाया करते थे, जिससे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंध बहुत अच्छे बने थे। ठीक है, इसी को आप रूस के संबंध में भी लिख दो। दूसरा संबंध ये बेसिकली भारत की तरफ से था कि हालांकि सोवियत संघ की जो विदेश नीति है इसका समर्थन भारत ने किया है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से जरूर किया है। ठीक है, तीसरा आप लिखोगे आर्थिक तौर पे। भारत में जितने भी इस्पात संयंत्र बड़े बड़े, जैसे कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम, ये जितने भी बड़े बड़े इस्पात संयंत्र हैं, ये सभी सोवियत संघ की सहायता से ही स्थापित किए गए, उसके अनुदान की सहायता से ही स्थापित किए गए हैं। भारत में जितनी भी हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनें हो गए, संयंत्र हो गए, तकनीकी हो गई, ये सभी किसके द्वारा मिलती है हमें? ये मिलती है सोवियत संघ की सहायता से। तो आर्थिक तौर पे हम कह सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पे कह सकते हैं कि बहुत ही अहम तरीके से इसने मदद की थी भारत। साथ ही साथ यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखोगे आप विव्यापार। तो भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी हुई थी, हमें पता है कि 1960 के दशक में, इवन हम कहें तो 1965 से 66 के बीच जब भारत में अकाल पड़ा था और भारत के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की कमी हो गई थी, तो विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, तो सोवियत संघ ने भारतीय रुपए के साथ में भारत के साथ व्यापार करने के लिए राजी हो गए थे। और इस समय ये जो अकाल का समय था, इस समय दूसरी ओर यूएसए यानी कि अमेरिका था, वो कह रहा था कि रुपए की कीमत उस समय $1 के समान थी 7। ठीक है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 7 रुपीज, सॉरी 6 रुपीज थी बेसिकली। ठीक है, तो अमेरिका कह रहा था कि यदि आप इसे 10 से 12 रुपये करोगे, यानी कि पर डॉलर जो रुपये की कीमत है वो 10 से 12 होगी, तभी हम व्यापार करेंगे। तो पहले तो भारत के पास इतना पैसा था ही नहीं, और अगर वो बढ़ा कर देता तो कैसे काम बनता। तो इसीलिए उसके पास मुद्रा की कमी हुई। तो इस अकाल की स्थिति में, इस अहम स्थिति में सोवियत संघ ने भारत के साथ में रुपए में व्यापार किया। अंतरिक्ष के संबंध में, अर्थात सोवियत संघ की सहायता से ही 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से आज भारत अंतरिक्ष में अपने नए नए अभियानों को लॉन्च कर रहा है, अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये सभी इतिहास में किसकी मदद से हुआ था? सोवियत संघ की सहायता से इसरो की स्थापना। ठीक है, ये हो गया पांचवा। छठा है सैनिक। तो लगभग 1980 के दशक में सोवियत संघ ने भारत में लगभग 13,000 करोड़ के हथियार का, देखो कितना, 13,000 करोड़ के हथियारों का आयात किया। समय समय पर सोवियत संघ के द्वारा भारत को लड़ाकू विमान हो गए,
युद्धपोत हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। सोवियत संघ ने यूएनओ में हमेशा कश्मीरी मुद्दे का यहाँ पे समर्थन किया है भारत के संदर्भ में कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो भारत के संदर्भ में होना चाहिए। और इसी संबंध में 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, 1961 है इसमें भारत चीन का युद्ध होता है, तो ऐसे में सोवियत संघ के द्वारा इसे मदद मिलती है हथियारों के रूप में, हर एक रूप में, ठीक है। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध में जब आप बात करोगे, पहले आप लिखोगे सांस्कृतिक संबंध में, विदेश नीति के संबंध में, आर्थिक संबंध में, उसके बाद व्यापार के संबंध में लिखोगे, आंतरिक संबंध में लिखोगे, सैनिक संबंध जो है यहाँ पे वो हो जाएंगे। उसके बाद अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये संबंध है भारत तथा सोवियत संघ के। अब जो संबंध हम देखेंगे वो है भारत तथा रूस के संबंध। तो रूस के संबंध में सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, इसके जो पहले मेजबान नेता थे जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन की घोषणा 1992। इन्होंने कहा कि भारत और रूस के जो संबंध है वो ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे सोवियत संघ के साथ में रहते थे। इसी को देखते हुए भारत 2008 में भारत में रूसी वर्ष और 2009 में रूस में भारतीय वर्ष। इसका मतलब क्या है कि जब रूस की आजादी का दिन होता है, ठीक है, तो उस आजादी के दिन को भारत में रूसी वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और जो हमारा 15 अगस्त होता है, ये जो हमारा भारतीय वर्ष होता है, इसको रूस में भारतीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज होती है, इस भारत में रूसी वर्ष 2008 में मनाएगा, 2009 में, ये लगातार मनाए जाते रहे। और अभी 2022 की अगर हम बात करें तो भारत का जो ये 15 अगस्त का ये जो सेलिब्रेशन था, आजादी का दिन था, ठीक है, इसे बहुत सारे देशों में मनाया गया, ठीक है, ये चीज समझ गए। और ठीक दूसरा पॉइंट हम वही लिख देंगे, सांस्कृतिक वाला जो मैंने आपको बताया था। तीसरा पॉइंट है साझा दृष्टिकोण बहुध्रुवीय विषय। यह क्वेश्चन अलग से 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, भारत और सोवियत संघ इन दोनों का ही एक सपना था। क्या सपना था? कि अंतरराष्ट्रीय फलक यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियां मौजूद हो, कई छोटे छोटे संगठन मौजूद हो, जैसे कि वर्तमान में आसियान है, ठीक है, सार्क है, नाटो है, और यहाँ पे यूरोपीय संघ है, और भी बहुत सारे हैं। तो इनका मानना ये था कि जब मतलब इनके संबंध जो थे वो अच्छे ऑलरेडी थे ही, लेकिन जब रूस नया देश बनता है तो इनकी एक बहुत अहम फैसला ये था, अहम निर्णय ये था, अहम एक सोच ये थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी शक्तियां मौजूद हो जो अपने देशों की सामूहिक रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, और जो भी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष होते हैं किन्हीं देशों के बीच में, तो वो समूह उसे आसानी से बातचीत करके समाधान कर सके। हर देश की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो जिसके आधार पर वो अपना विकास कर सके, अपना निर्णय ले सके, और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के द्वारा फैसले लिए जाएं, तथा इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा है व्यापार। तो भारत रूस के लिए अधिकांश सैनिक साजो सामान मतलब सेना के संबंध में जो सामान होते हैं उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यापार के संबंध में, हथियारों के संबंध में भारत जो है वो सोवियत संघ यानी कि इसके उत्तराधिकारी रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। ठीक है, उसके बाद सहायता, तो कश्मीरी मुद्दे पर, ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में, सूचनाओं के आदान प्रदान के संबंध में, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने के संबंध में, चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलन बनाने को लेकर इसे बहुत फायदा मिलती है रूस से। भारत में तेल का अधिकतर आयात जो है वो रूस से किया जाता है। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस में 80 द्विपक्षीय समझौते किए गए। बेसिकली देखो, ये द्विपक्षीय समझौते क्या होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि जो रूस है और जो भारत है, ये दोनों पक्षों के संबंध में, ये दोनों ही पक्ष कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एक दूसरे के खिलाफ नहीं लेंगे और कुछ निर्णय लेंगे, ये बताया। ठीक है, भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं, जैसे कि परमाणविक योजना हो गई। भारत के अंतरिक्ष उद्योग में जरूरत के समय भारत को एक रॉकेट की जरूरत थी, तो रूस ने क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की थी। ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे। तो भारत
और सोवियत रूस के संबंध अभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था कि हमें सिद्ध करना था भाई कि एक सेकेंड, हम कहाँ पे थे, हाँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए सोवियत संघ एवं इसके उत्तराधिकारी के बीच में भारत के कैसे संबंध थे। भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे, इस संबंध में 3 पॉइंट पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद बाकी के पॉइंट इजीली आप यहाँ से लिख दोगे, ठीक है। फिर भारत और जो रूस के संबंध है ये कैसे थे, इसमें 1 पॉइंट आप सेम जो सोवियत संघ है वो लिख दोगे। भारत और सोवियत रूस के संबंध में आगे के पॉइंट आप ये लिख दोगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो का हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिस पार्ट में कंप्लीट चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है, वो रहेगा न्यू टॉपिक्स का, जिसमें हम न्यू टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।